ये पूरे देश को लूट के खा रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग। अगर हम लाठी खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है, अगर हम गोली खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है, तो ये सब चीजें बेकार हैं। ये चाहते हैं कि ये हम करते रहें और वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो पहला रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि हमें अपने देश को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है, तो हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जेल जाने वालों में सबसे पहला नंबर लीडरशिप का आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लोग इज्जत करते हैं ना। भाषण दे रहे हैं। बैठिए आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है। आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। बैठिए ना बाबा, बैठिए। विदाई होगा आपका। बैठिए। बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए। एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है। इस देश में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को है और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने 11 मई के अपने फैसले में इसकी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने पढ़ा, कई प्रावधान पढ़े, कई पारा पढ़े, लेकिन जो उनकी सुविधा के मुताबिक उनको सूट करता था वो पारा उन्होंने पढ़ा। पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ा उन्होंने। पूरे जजमेंट में विस्तृत तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दिल्ली के क्षेत्राधिकार के मामले में व्याख्या की है, संविधान की व्याख्या की है, कानून की व्याख्या की है। लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने की? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं, 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? असर आपका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। आप अभी बात कर रहे थे गठबंधन की, आपने विस्तृत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हम एक पारा पढ़ना चाहते हैं, कई पारा को पढ़ा है। कल्याण बनर्जी साहब ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा, फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है, संघीय ढांचा पर आघात है। ये जो अमेंडमेंट आपने ऑर्डिनेंस बिल लाया है यह लोकतंत्र के खिलाफ है। सारा तो स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आपको क्या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी? क्यों आप इंतजार करते रहे? आपने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, तो रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल किए थे तो रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार करते। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं किया। आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है गर्मी की छुट्टी के लिए और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर। आपकी मंशा है, आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भागों।
ये कौन सा शासन आप चला, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, मिलने जाते हैं, मैं सीरियसली इस बात को बता रहा हूं, मिलने जाते हैं, उन लोगों का बायकॉट होना चाहिए, वो गद्दार हैं। क्या बात करेंगे आप आरएसएस के लोगों से जो इस बात को तय कर चुके हैं कि हमें संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है? उनसे क्या बात करके और क्या समझाएंगे उन्हें सिर्फ ये जाके कह सकते हैं कि हम आपके पैरों में गिर चुके हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे, सिर्फ हमें हमारी कम्युनिटी को धोखा देने का रास्ता बता दो। कैसे हम उनसे मीठी मीठी बातें करके, कैसे जज्बाती तकरीरें देके उनको बेवकूफ बनाएं और आपकी मदद करें, ये काम कर रहे हैं जो लोग उनसे मिलने जाते हैं। ये समझ लीजिए आप, उन्होंने सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं हाईजैक कर ली हैं। उन्होंने हम लोगों के, खास तौर पे एससी एसटी, माइनॉरिटीज और ओबीसी के जितनी टॉप लीडरशिप है, सब हाईजैक कर ली। इस बात को जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने अंदर से गद्दारों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सबसे पहला काम है, हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं, समझ लीजिए आप, ये गद्दार हैं जो हमारे पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं। आइडेंटिफाई कीजिए उन गद्दारों को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर है। आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे लोगों को और उनको पनिश कीजिए, उनका सोशल बाइकआउट कीजिए। ये तो हम आराम से कर सकते हैं। दो रास्ते हैं, कोर्ट का रास्ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो रास्ता नहीं है। कोर्ट का रास्ता जब है जब हम बहुत सारे केसेस, रोज ये पूरे देश को लूट के खा रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, हम मल्टीपल केसेस ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारी जगह पे करें, एक एक आइडेंटिफाई करें आरएसएस के कार्यकर्ता को कि कौन स्कूटर पे चलता था और आज मर्सिडीज में चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसके खिलाफ करप्शन के केसेस करें। ये एक काम करना होगा हमें। दूसरा, अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके जेलों में जाने के लिए तैयार नहीं है तो ये सब बातें बेकार हैं। अगर हम लाठी खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है, अगर हम गोली खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है, तो ये सब चीजें बेकार हैं। ये चाहते हैं कि ये हम करते रहें और वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो पहला रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि हमें अपने देश को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है, तो हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जेल जाने वालों में सबसे पहला नंबर लीडरशिप का आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लोग इज्जत करते हैं ना, हमारी ताकत क्या है। आज मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, मैं क्या हूं, एक छोटा सा अदना सा वकील हूं। आज लाखों लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरी ताकत है। नहीं तो मेरी औकात और हैसियत नहीं है कि मैं चूं भी कर जाऊं इन लोगों के सामने। ये समझ लीजिए आप। और ये बात तस्लीम हमारे सारे एमपी एमएलए, बड़ी बड़ी तंजीमों के लीडर्स को करना चाहिए। उनकी अपनी जाती हैसियत और औकात किसी की नहीं है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। आज अगर हम लोग इतनी जोर से बोल पा रहे हैं तो हमारे पीछे लोगों की ताकत है, उसकी वजह से हमें उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। जो अपने आप को जितना बड़ा लीडर समझता है, उसे जेल जाने के लिए, गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए सबसे पहले तैयार होना चाहिए आज। और जो ऐसा नहीं करता, जो इसके लिए बहानेबाजी करता है, मसलियत बताता है कि ये मसलियतन जो है ना, लफ्ज बोलने वाला गद्दार है। मसलियतन ये नहीं बोलेंगे कि मैं जेल जा रहा हूं, मसलियतन हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। गद्दार, बेईमान, ये हमें बोलना पड़ेगा खुल के, एक बात। दूसरी बात ये, हमारा सबसे पहला इशू आर्टिकल 1 होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 1 क्या है? भारत की जो सीमाएं है ना, उसको अक्षुण्ण रखना। चाइना 2000 किलोमीटर हमारी जगह खा गया है। हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, दो मुद्दे हमारे शुरुआत के होने चाहिए। और हमें होम मिनिस्टर का, हमें प्राइम मिनिस्टर का घेराव इस बात पे करना चाहिए कि चाइना से हमारे देश की सेना अपनी जमीन वापस लेने के लिए बेकरार है। तुम डरपोक हो जो उन्हें रोक रहे हो, इसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर का घेराव करना चाहिए। ये आर्टिकल 1 है, इसके लिए करें। और आगे जाके गोली खाएं। इसके बाद क्या, 2000 किलोमीटर हमारी, जिसको अलग अलग जबानों से हम कहते हैं, कोई भारत माता कहता है, हम भारत देश कहते हैं, उसमें से 2000 किलोमीटर कोई ले गया और हम यहां बैठ के डिस्कशन करेंगे? नहीं, या तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे या वो 2000 किलोमीटर वापस लेंगे, नहीं तो हम मार्च करके हम खुद जाके वापस लेंगे। ये हमारा पहला एजेंडा होना चाहिए। दूसरा एजेंडा,
इस वक्त जो है वो है मणिपुर। अगर मणिपुर के लिए हम लोग प्रधानमंत्री का घेराव नहीं करते, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है मणिपुर में जो हो रहा है। यहाँ मणिपुर के लोग बैठे हैं, अरामबाई तेंगुल, मेतेई लिपुम, ये दो संगठन है आरएसएस के जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है। अमित शाह साहब के साथ मिलके जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है, चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के साथ मिलके मेटिकुलस प्लानिंग से एक एक काम हुआ है। वहां पे कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ है। जब तक हम इस बात के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई अभी चल रही है उससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैं एज लॉयर सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। बात 1-2 महीने में आई गई हो जाएगी। उन लोगों के साथ वहां ज्यादती होगी। आरएसएस और बीजेपी पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट और सारे बॉर्डर लाइन एरियाज को कमजोर कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 1 नंबर 1 बचाना सबसे पहले। मणिपुर के लिए हमें जाना चाहिए डेलीगेशन बना के, और सच्चाई सामने लानी चाहिए कि आरएसएस ने, अमित शाह साहब ने और चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ने ये प्लानिंग करके अपने कार्डर्स से कराया है। कोई मैती समाज ने नहीं किया है, उनके कार्डर्स ने किया है। गुड़गांव में और नूह में उनके कार्डर्स ने सब किया है। गुजरात में उनके कार्डर्स ने सब कुछ किया है। और दिल्ली के दंगों में हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि आम आदमियों ने कुछ नहीं किया, उनके कार्डर्स और उनके भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने ये सब काम किया है। यही हमें करना पड़ेगा। मणिपुर के लिए प्लान बनाइए कि हम लोग वहां जाएं और एक्सपोज करें कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा था और क्या हो रहा है अब। और उसमें अमित शाह साहब सबसे बड़े चाणक्य हैं। उनको अरेस्ट कराने के लिए जब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, मणिपुर का कुछ भला नहीं हो सकता। मैं ये बात दावे और गारंटी से कह रहा हूं। ही इज द मेन मास्टरमाइंड, मिस्टर अमित शाह। वो वहां जाके बैठे ही इसलिए थे कि उन्होंने ये सब प्लानिंग करनी थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। वरना भारत के होम मिनिस्टर में इतनी ताकत होती है, चेयर में, चाहे कोई डफर भी बैठ जाए उस पे। अमित शाह साहब की बात नहीं कर रहा हूं, ये डफर वर्ड उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया मैंने। अगर कोई डफर भी बैठ जाए, भारत के होम मिनिस्टर की चेयर में इतनी ताकत होती है कि सब शांति वहां पे एक दिन में हो जाए। लेकिन जो होम मिनिस्टर वहां अपनी प्लानिंग ही करने गया था, इंप्लीमेंटेशन देखने गया था गुजरात मॉडल की, वो उससे क्या उम्मीद करते हो? आज तक किसी आदमी ने यह बोला है कि अमित शाह इज द मेन मास्टरमाइंड ऑफ मणिपुर? नहीं बोला। यही हमारी कमी। तो मेरी यही गुजारिश है, एक तो जेल जाने के लिए जो लोग तैयार हैं, गोली खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, लाठी खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, वही बोले कि मैं लीडर हूं, वरना वो गद्दार है। मेरा ये मानना है। बाकी अपनी अलग अलग राय सबकी हो सकती है। यही एक टेस्ट है। अच्छी से अच्छी बात कोई भी कर सकता है। एक से बढ़कर एक स्पीच देने वाले, एक से बढ़कर एक भाषण देने वाले हम लोगों में भी हैं और आरएसएस में भी हैं। जबान की वैल्यू आजकल 0 हो गई। सड़क पे आए, गोली खाएं, तब बताएं कि मैं लीडर हूं, वरना मैं गद्दार हूं। ये बात तय है। मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं आज इसी वक्त से। और जब आप लोग दावत देंगे कि गोली खाने के लिए सबसे आगे मैं रहूंगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं अपनी तरफ से। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस हॉल में बैठा हर एक इंसान जो अपने आप को लीडर कहना चाहता है, वो गोली खाने के लिए, इस वक्त देश बचाना है तो गोली खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अमित शाह साहब को मणिपुर के लिए अरेस्ट कराना जरूरी है। इसके लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरी जहां भी सर्विसेज आपको दरकार होंगी, मैं वॉलंटियर करता हूं अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।